बस ये वाला बटन दबाओ ना, हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? रमजान मुबारक। सिर्फ 12 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है। कहाँ हैं आप लोग सब? 1 मिनट और वेट कर लेती हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर तलत। और ये I3IT करके किसका फोन है? अपना नाम चेंज कर लिया करें जूम में, अगर जब एंटर हो ना तो उसमें अपना नाम डाल दिया करें। डॉक्टर रिफत का तो नाम आ रहा है, रिफत जहाँ वैसे भी नाम आ रहा है। आप लोगों में से ईसीजी की नो हाउ किस किस को है? वैसे ईसीजी पे लेक्चर डॉक्टर निदा देंगी। मेरा लेक्चर प्रेजेंटेशन ऑन एरिथमियाज और कार्डियोमायोपैथी है। ईसीजी इंटरप्रिटेशन किस किस को आती है? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? लासी कोच से आप कौन है? नाम बताइए अपना। 13 पता नहीं I3 के फोन का नाम आ रहा है, ये क्या है? ईसीजी इंटरप्रिटेशन किस किस को आती है? चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले केस से स्टार्ट करती हूँ। 44-year-old मैन कम्स टू ER विद palpitations। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? ओके। तो 44-year-old man comes to ER with palpitation. He denies chest pain or shortness of breath. There is no known history of heart disease or cardiac risk factors except for mild obesity and drinking, heavy drinking alcohol यानी। ठीक है। On physical examination, blood pressure is 120/80 and pulse is irregular and fast। और फिर उसकी ECG, his ECG is done। साउंड नहीं है आपके पास? डॉक्टर शाइस्ता कह रही है नो साउंड। मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर फरहाना ने कहा था। डॉक्टर शाइमा, आप अपने अपने फोन से या अपने उससे कनेक्ट कर सकती हैं, डेटा से, किसी चीज से। ये केस जो है ये डॉक्टर शमरीन, आपको भी आवाज नहीं आ रही?
डॉक्टर रिफत, आपको आ रही है आवाज? बाकी सबको आ रही है आवाज? किस किस को आवाज आ रही है मेरी? ओके। ये 44 ईयर ओल्ड मैन है, और उसको पैल्पिटेशन की कंप्लेन के साथ आया है। उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, पास्ट हिस्ट्री। और उसके पल्स जो है वो इरेगुलरली इरेगुलर है और फास्ट है। क्या समझ में आ रहा है, क्या हो सकता है इसको? डॉक्टर रूही काश्यप ने? यार ये किस डायरेक्शन में जा रही है मेरी साथ? ठीक है, हम यहाँ थे ना। ये है रिदम इसका, ठीक है। पेशेंट आया है, डॉक्टर शाइस्ता अपनी अपनी सेटिंग्स चेक कर लें आप। अगर आपके पास साउंड नहीं आ रहा, अपना वाईफाई को क्लिक करके चेक कर लीजिए, इसका रिदम क्या लग रहा है। और कुछ और कोई बताए, इसका रिदम क्या लग रहा है? पेशेंट है, 44 ईयर ओल्ड, पैल्पिटेशंस के साथ आया है, कोई पास हिस्ट्री नहीं है, ड्रिंक करता है अल्कोहल, और जो है इसका ये ईसीजी है। प्लीज आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, रोजे में मुझे इतनी एनर्जी देनी ना पड़े। इसका रिदम इरेगुलरली इरेगुलर है, और क्या लग रहा है? इरेगुलर एक चीज होती है, इरेगुलर, और एक होती है इरेगुलरली इरेगुलर। एक इरेगुलर जो और चीजों में भी हो सकता है ना। इरेगुलर के अलावा इसका फास्ट रिदम भी है, ठीक है। इसको क्या हो रहा है? उसके अकॉर्डिंगली द पेशेंट प्रेजेंटेड विद दिस ईसीजी एंड with the palpitation with the irregularly and irregular fast rhythm। उसको आपको क्या करना है? नाउ सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। ठीक है डॉक्टर उरूबा, एरिथमिया तो हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो एरिथमिया की तो बहुत सारी टाइप्स है ना। What should you do at this time? Digitalize the patient, treat the patient with IV verapamil, treat the patient with IV procainamide, cardiovert the patient, have him perform a Valsalva maneuver by rebreathing into a paper bag। क्या करेंगे आंसर? ये पेशेंट को हो रहा था, जैसे कि डॉक्टर रूही ने बताया, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही थी, ठीक है। पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है। एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलरली इरेगुलर रिदम होता है। अगर पल्स भी चेक कर रहे होते हैं ना आप, तो आपको पता चल जाता है। व्हेन आई वाज वर्किंग इन ईआर, वहाँ की जो नर्सेस थी सऊदीया में, तो वो लोग पल्स चेक कर रही होती थी। तो मतलब या तो आप पल्स ऑक्सीमीटर पे लगा लो, तो उसमें भी कभी कोई रिदम आएगा, कभी कोई रिदम आएगा, चेंज होती रहेगी यानी कि पल्स। और उस पे भी आप थोड़ा बहुत, अगर पेशेंट खास करके पैल्पिटेशंस के साथ आ रहा है ना, तो ईसीजी पे वो डायग्नोस कर लेती थी यानी कि। इसका आंसर बताएं, क्या करेंगे इस पेशेंट को? एट्रियल फिब्रिलेशन है विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट। व्हाट वुड यू डू विद दिस पेशेंट? यार आप लोग तो ऐसे बैठे हुए हो, बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ इसमें से क्या करेंगे? व्हाट शुड यू डू विद दिस पेशेंट एट दिस टाइम? प्रोकेनामाइड देंगे, डॉक्टर रिफत कह रही हैं कि वेरापामिल देंगे, रेफर करेंगे। किसने बोला है अभी? यार आपके पास आ गया है ना पेशेंट, आप ईआर में हो। आप ईआर में हो, पेशेंट ईआर में आया है। रेफर कहाँ करेंगी आप?
अच्छा ये बताएं, किसी ने, डॉक्टर शबा ने लिखा है डिजिटलाइज करेंगे। डॉक्टर अरूबा, आपके पास तो मेल पेशेंट वैसे भी नहीं आएगा अल्कोहल ड्रिंक करके। वेरापा मिल देंगे इसको, या प्रोकेनामाइड देंगे। वेरापा मिल क्या है, कौन सी ड्रग है? डॉक्टर रूही कहाँ चले गई? ये वेलसेल्वा मैनोवर क्या होता है? वेलसेल्वा मैनोवर का आइडिया है किसी को? वेरापामिल कैलान है, और कैलान क्या है? कैलान तो ब्रांड नेम है डॉक्टर रिफत। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना? रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज वेरापामिल। और दूसरी वाली जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, जो कि ज्यादातर ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए यूज होती है, जैसे हमारे पास मोनेटो के नाम से ब्रांड है, उसकी एमलोडिपीन है। जी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डॉक्टर शबा। अच्छा, इसके आंसर बताने से पहले मैं क्लिनिकल केस 2 पे आ रही हूँ। पहले इसी तरह का एक और पेशेंट है, यानी वो आया है, क्या नाम है, 51 ईयर ओल्ड है, विद एन एक्यूट एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन। इसमें इसको पैल्पिटेशन उसमें हो रही थी, इसको चेस्ट पेन हो रहा है। ही हैज हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। ऑन एग्जामिनेशन ब्लड प्रेशर इसका 80-60 है, ठीक है, हाइपोटेंशन की तरफ जा रहा है। और वेंट्रिकुलर रेट तकरीबन इसकी 160 बीट्स पर मिनट है। ही इज इन एक्यूट डिस्ट्रेस। रिस्पिरेटरी रेट 32 थोड़ा बढ़ा हुआ है। और इसकी ईसीजी ये है। इसकी ईसीजी क्या है, पहले आप इसका देखें कि इसका रिदम कैसा है। अच्छा, आप लोगों को रेट निकालना आता है कि ईसीजी का रेट कैसे निकालते हैं, कि कितने बीट्स पर मिनट है? एनीवन? रेट कैसे निकालते हैं? एक ईसीजी आपके पास है, आप उसका रेट निकालना चाह रहे हो, और ईसीजी रेगुलर है खास करके, क्योंकि ये आपको, अच्छा ये वाला रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है? आंसर करें। ये रेट आपको, ये वाली जो ईसीजी एक नजर आ रही है, इसके अंदर रेट आपको रेगुलर लग रहा है, इरेगुलर लग रहा है? सबसे पहले आप रिदम चेक कर लें। जी डॉक्टर शबा, इरेगुलर है। सबसे पहले आप जो है वो उसका रेट, रिदम देखें कि रेगुलर है या इरेगुलर है। इरेगुलर है, ठीक है। अगर कि ये रेगुलर होता तो रेट आप नॉर्मली आर आर इंटरवल जो होता है ना, ये आर वेव है ना, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो आर आर इंटरवल से हम निकालते हैं एक आर और दूसरी आर के दरमियान में कितने ब्लॉक्स और आ रहे हैं, तो उसको 300 से डिवाइड कर लेते हैं। लेट सपोज कि जैसे अगर कोई नॉर्मल रेट है, लेट सपोज दिस इज द नॉर्मल रेट रिदम, तो आर और आर, ये आर जो कि उसकी इस पे फॉल कर रही है, इस आर को हमने सेलेक्ट किया, और दूसरे आर से जो डिस्टेंस है उसको 300 से डिवाइड किया, तो वो एक आपको रिदम दे देता है, ठीक है। वो सॉरी, रेट दे देता है कि कितना रेट है। 300 से डिवाइड किया, लेट सपोज अगर इसके अंदर एक, दो और तीन आ रहे हैं, तो तीन से डिवाइड किया तो 100 रेट आएगा। लेट सपोज अगर ये कि नॉर्मल कोई ईसीजी होती इन दोनों के दरमियान में, अगर आप देख रहे होते तो ये एक ये ईसीजी क्या कह रही है, ये क्या रिदम है? ये एट्रियल फिब्रिलेशन है, जैसे कि लिखा हुआ भी था कि पेशेंट को पहले हिस्ट्री भी है, तो इस पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, ठीक है। एक केस 1 था, उसके अंदर पेशेंट किस तरह का था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू केसेस? बोथ ऑफ देम हैव एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। केस 1 में हमारे पास 44 ईयर ओल्ड मेल था, उसको सिर्फ पैल्पिटेशन की हिस्ट्री थी, वाइटली स्टेबल था, अदरवाइज नॉर्मल था, पास्ट मेडिकल कोई हिस्ट्री नहीं थी, और अल्कोहल की हिस्ट्री थी बस। तो उसके अंदर आपने उसकी ईसीजी देखी तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन थी। और अब इसकी ये पेशेंट जो है हमारा 50 ईयर ओल्ड, जो कि केस 2 है,
उसको क्रोनिक एएफ है, और उसका वो बंदा है, वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल केस है। एग्जैक्टली डॉक्टर रोहिल, ये वाला पेशेंट जो केस 2 है वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है। और पहला जो केस था वो आप क्या समझते हैं, हीमोडायनेमिकली स्टेबल था या अनस्टेबल था? केस 1। केस 2 जो था हमारा हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। जी डॉक्टर उरूबा, एग्जैक्टली। केस 1 हमारा स्टेबल था क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर वगैरह और बाकी वाइटल्स एक्सेप्ट वो टैकी था, बस और कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो उसमें और इसमें हमारी ट्रीटमेंट, ईसीजी इज सेम, प्रॉब्लम इज सेम, बट द मैनेजमेंट इज डिफरेंट। एज दिस पेशेंट is hemodynamically unstable, what should your first step in the management be? पेशेंट को डिजिटलाइज करेंगे, डिजिटलिस देंगे, गिव द पेशेंट आईवी वेरापेमिल, गिव द पेशेंट आईवी एडिनोसिन, स्टार्ट सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन, या फिर स्टार्ट रैपिड आईवी हाइड्रेशन। डॉक्टर शबा कह रही हैं आईवी हाइड्रेशन करेंगे इसकी, आप लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर रूही ने कहा है कार्डियोवर्ट करेंगे, और सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन डॉक्टर शाइस्ता दाऊद, ठीक है। और कोई ओपिनियन? फर्स्ट वाले का आंसर क्या दिया था आप लोगों ने? डॉक्टर रूही आप बताएं, डॉक्टर शबा आप बताएं, फर्स्ट पेशेंट जो था। डॉक्टर उरूबा, जो फर्स्ट पेशेंट था हमारा हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट, हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट था फर्स्ट केस, उसकी ईसीजी, उसका उसका क्या आंसर था? ये केस 1 था, इसका ये रिदम है, इसमें हमारा क्या ऑप्शन था? ये फर्स्ट का ऑप्शन क्या देंगी डॉक्टर रूही, डॉक्टर उरूबा, डॉक्टर शबा, डॉक्टर हमीदा? डॉक्टर नुसरत आपने ज्वाइन तो कर लिया, जवाब भी दें आप मुझे, प्लीज आंसर मी। डॉक्टर उरूबा, जी एग्जैक्टली डॉक्टर उरूबा, बी आंसर है, इसको हम आईवी वेरापामिल देंगे। और डॉक्टर रिफत ने भी आंसर किया था पहले, और डॉक्टर रूही भी कह रही है रेट कंट्रोल करेंगे। आईवी वेरापामिल इज द रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें हमने करना है वेरापामिल से। क्यों? जो पेशेंट, दोनों पेशेंट्स हमारे पास पैल्पिटेशंस के साथ आए हैं, दोनों की ईसीजी में हमें एट्रियल फिब्रिलेशन मिल रहा है, लेकिन हम जो हैं वो पेशेंट की मैनेजमेंट में फर्क होगा, स्टेबल और अनस्टेबल पेशेंट है। अगर अनस्टेबल पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन है, डिजीनेस है, डिस्निया है, हाइपोटेंसिव है, तो उसको हम जो है आप डायरेक्टली उसको कार्डियोवर्जन देना है, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन देना है, शॉक देने हैं पेशेंट्स को, ठीक है। तो आंसर ऑफ द केस 2 इज स्टार्ट सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। जी डॉक्टर शबा, फर्स्ट वाले का वेरापामिल था आंसर। So this patient present with an acute attack of atrial fibrillation with rapid ventricular response. This is an unstable tachycardia, and the treatment of this patient is synchronized cardioversion at 120 to 200 joules of energy. And क्योंकि पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो हमें शॉक देना है, ठीक है। और जो केस 1 था वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल एरिथमिया है केस 1 के अंदर। In this case, the patient has the same condition, atrial fibrillation. However, in this case, he is hemodynamically stable. Therefore, a less dramatic intervention than cardioversion can be attempted. यानी कि जैसे कि rate control, verapamil is the drug of choice. एट्रियल फिब्रिलेशन की क्या पहचान होती है वैसे, किसी को आइडिया है कि हम उसको ईसीजी पे डायग्नोस कैसे करते हैं? 2-4 पॉइंट्स हैं कुछ। ये एट्रियल फिब्रिलेशन की
ईसीजी है, 2-4 पॉइंट्स होते हैं ईसीजी में। आपको उसको वैसे तो डॉक्टर निदा आपको पढ़ाएँगी ईसीजी का चैप्टर, लेकिन 2-4 पॉइंट्स होते हैं कि आप कैसे डायग्नोस करते हैं। भई एक पीक्यूआरएस जो आपकी एक नॉर्मल साइनस रिदम होता है, उसमें पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस ये सब तो आपको पहचान होगी ही ना एक नॉर्मल ईसीजी की तो। एक नॉर्मल ईसीजी की तो वैसी पहचान होगी ना, बीइंग जीपीज़ भी हमको एक नॉर्मल ईसीजी की तो पहचान होती है कि भई पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं, टी वेव है, ठीक है, सही। 2-4 चीज़ें होंगी जैसे कि पी वेव जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पी एट्रिया जो है वो फिब्रिलेट कर रहा है। एट्रिया अपना काम फंक्शन नहीं कर रहा है सही से, वो फिब्रिलेट कर रहा है। तो ज़ाहिर है जब वो फिब्रिलेट करेगा और पी वेव जो है वो एट्रियल डिपोलराइज़ेशन से बनती है, तो पी वेव आपको नज़र नहीं आएगी सही से। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जैसे कि डॉक्टर रूही ने कहा कि इर्रेगुलर होगी। आपको देख बिल्कुल साफ सामने बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस से आपको एक रिदम का आइडिया हो जाता है कि ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं आ रहे हैं। जो वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्सेज़ हैं, ये जो हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो रेगुलर नहीं है। और ना सिर्फ रेगुलर नहीं है बल्कि इवन आपको पल्स पे भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। अगर पेशेंट पैल्पिटेशन के साथ आया है, आप पल्स को चेक करें। पल्स आपको इर्रेगुलर मिलेगी, एक क्लू मिल जाता है। तो इर्रेगुलर आपको रिदम मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि फ़ास्ट रिस्पॉन्स होगा। फ़ास्ट होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है। ठीक है? अच्छा, एक और केस की तरफ आ रही हूँ मैं। 37-year-old man comes to your office for assessment of skipping heartbeats. These skip beats have been a concern for the past 8 months. This patient reports no other symptoms accompanying these skip beats. Especially, he reports no increased sweating, palpitation, no weight loss, no chest pain, pleuritic pain, or no anxiety. कभी-कभी पेशेंट एक ऐसा आ रहा है कि उसको कभी ऐसा फील होता है कि उसकी हार्ट बीट कुछ स्किपिंग हो रही है। फिजिकल एग्जामिनेशन पे बीपी 170 है और S1 S2 और कोई मर्मर्स नहीं है, ठीक है? उसकी जो है इसको इसको प्रीमैच्योर सॉरी नॉट वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर यू हियर अप्रॉक्सिमेटली 5 प्रीमैच्योर बीट्स पर मिनट, कुछ प्रीमैच्योर बीट्स हो रही हैं इसको। जी एग्जैक्टली। डॉक्टर रूही बहुत आगे जा रही हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस? इसको जो है एट्रियल प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड जो प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं एक नॉर्मल प्रैक्टिसेस में, वो कौन सी वाली होती हैं? वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर बीट्स होती हैं एंड एट्रियल प्रीमैच्योर बीट होती है, एट्रियल फ्लटर फिब्रिलेशन और नन ऑफ द अबव। व्हाट इज योर आंसर प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई। डॉक्टर शमरीन अपनी सेटिंग चेक कर लें। अच्छा, क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा होगा ना। प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस पे जो है वो विच इज द मोस्ट कॉमन? डॉक्टर शबा ने लिखा है पीवीसीज, डॉक्टर किरत वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर, डी एट्रियल फिब्रिलेशन, डॉक्टर रूबा ने बिल्कुल टोटल गैस लगाया है। अच्छा, मैंने भी ज्यादातर पीवीसीज देखी हैं जब मैंने ईआर में प्रैक्टिस की है तो, लेकिन आंसर जो है वो एट्रियल ही है। एट्रियल प्रीमैच्योर बीट्स जो होती है ना वो कॉमन होती हैं। ठीक है ना, इसका आंसर यही है। एट्रियल प्रीमैच्योर बीट्स आर द मोस्ट कॉमन प्रीमैच्योर बीट्स इन एडल्ट पॉपुलेशन। दे आर मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। कभी कभी इंसिडेंटली कभी मेडिकल एग्जामिनेशन आप मतलब पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इसको प्रीमैच्योर बीट्स आ रही हैं।
या फिर कभी कभी पेशेंट जो है वो इसके बीच की कंप्लेन कर सकता है, जैसे कि इस पेशेंट में इसने इसके बीच के साथ आया था, या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, या जैसे अगर वो इमोशनल स्ट्रेस में होगा तो वो फील कर सकता है पेशेंट के भाई मुझे इसके बीच हो रही है, या फिर जब वो साइलेंटली कभी इंसान लेटा हुआ होता है तो अपनी उसकी बीच की भी आवाज आ रही होती है, तो उस तरीके के इसके बीच में सच एज वाइल्ड रेस्टिंग इन अ बेड, तो वो उस टाइम पे उसको फील हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये सिम्टोमेटिक रहती हैं और इंसिडेंटली कॉट हो सकती हैं, या फिर जो है वो इसके बीच के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, इसका आंसर बताइए। एट्रियल जो प्री मैच्योर बीट्स होती हैं डिस्कवर्ड ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन आर एसोसिएटेड विद द सीओपीडी, completely benign, associated with valvular heart disease, associated with an increase in cardiovascular mortality, or none of the above। डॉक्टर फरखुंदा आपने ज्वाइन कर लिया है ना, इसका आंसर दें। एट्रियल प्रीमैच्योर बीट आर एसोसिएटेड विद व्हाट? सीओपीडी कंप्लीटली बेनाइन है, एसोसिएटेड विद वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, और नन ऑफ द अबव। व्हाट डू यू से? प्री मैच्योर बीट जो कि अभी हमने बताया है कि जो है वो मोस्टली आपको एसिम्टोमेटिक होती हैं, कभी कभी पेशेंट जो है वो उसके बीच के साथ प्रेजेंट करता है, और डॉक्टर रूही ने लिखा है एसोसिएटेड विद सीओपीडी। डॉक्टर फरहाना ने भी ए कह रही हैं, और कोई? डॉक्टर सना अनवर कह रही हैं बी, डॉक्टर गजाला कह रही हैं बी, डॉक्टर साइमा कह रही हैं सी। जी एग्जैक्टली डॉक्टर सना और डॉक्टर गजाला, it's they are completely benign। Atrial premature beat require no treatment except reassurance of the patient। Reassurance is particularly important because the more convinced the patient is that something is seriously wrong, the more atrial premature beat he or she might sustain। क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस में आ रही है ना, अगर आपने इसको रीअश्योर नहीं किया सही से तो पेशेंट कहेगा नहीं भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग, मुझे वैसे ही इसके बीच आ रही है और फिर वो इमोशनल स्ट्रेस में बढ़ रही है, तो इसलिए आपको रीअश्योरेंस करने जरूरी है। दे आर ऑब्वियसली, डॉक्टर रूही कह रही हैं ऑल्सो बेनाइन सीओपीडी से एसोसिएशन, तो इसका आंसर नहीं है। एनीवेज देयर आर ऑब्वियसली अदर कॉजेज ऑफ palpitation that may be considered such as, ठीक है, पेल्पिटेशन की कॉज कोई और भी है जो कि आप कंसिडर कर सकते हो कि भाई ये पेल्पिटेशन के साथ अगर पेशेंट आ रहा है इसके बीच के साथ या पेल्पिटेशन, तो थायरोटॉक्सिकोसिस, पैनिक डिसऑर्डर, फियोक्रोमासाइटोमा, बेनाइन प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस, लेकिन इसके अंदर से सेकेंडरी कॉजेज में सबसे ज्यादा कॉमन है कि इसके साथ आ रहा है। अच्छा, अब हम पीवीसीज की बात कर लेते हैं, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। तो उसके बारे में क्या है, आप लोग क्या समझते हैं कि दे आर एसोसिएटेड? अब पीवीसीज की बात हो रही है जो कि वेंट्रिकुलर प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है। एक प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस ईसीजी पे कैसे आती है? एक पूरा कॉम्प्लेक्स एक एक्स्ट्रा आया हुआ होता है, एक नॉर्मल सी साइनस एकदम चल रहा होता है और फिर एकदम से एक एक कॉम्प्लेक्स बीच में ऐसे इरेगुलर सा आ जाता है, तो वो प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो व्हाट इज द मोस्ट प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं आर एसोसिएटेड विद सीओपीडी, दे आर कंप्लीटली बेनाइन, दे आर एसोसिएटेड विद वेल्वुलर हार्ट डिजीज, दे आर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी। सेम ऑप्शंस हैं, और लेकिन क्वेश्चन जो है वो इज अबाउट पीवीसीज है। आंसर बताइए प्लीज गाइस, गर्ल्स, लेडीज, डियर कोलीग्स, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर गजाला कह रही हैं एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी। डॉक्टर शाइमा का भी यही आंसर है। एनीवन एल्स? डॉक्टर रूही आप क्या कह रही हैं इसके लिए? डॉक्टर रूबा, डॉक्टर सना, डॉक्टर रिफत? डॉक्टर रिफत कह रही हैं वेल्वुलर हार्ट डिजीज से एसोसिएटेड है। और कोई? डॉक्टर रूही आप क्या कहेंगी? डॉक्टर शबा? अच्छा, ये जो है ना ये प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं,
ये प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं ये आ रहे हैं, ये देखें, अगर मेरा एरो की पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं। प्री मैच्योर पीवीसीज जो है ना, ये एक नॉर्मल ईसीजी है, ये बाय जेमिनी कहला रही है, यानी कि एवरी अदर बीट के बाद ना ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। इंक्रीज मोर्टेलिटी में भी ज्यादातर बेनाइन होती है पीवीसीज, वैसे ज्यादातर बेनाइन होती है, लेकिन जो बहुत ज्यादा हो रही हो और वो कोई और कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स और हों तो वो फिर डिपेंड करता है। ये देखें पीवीसीज यहाँ पर ये आ रही हैं, ये बायजेमिनी इसलिए कहलाती है कि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। हर दूसरी बीट जो है ना वो एक पीवीसी पड़ी हुई है। और ये ट्राइजेमिनी कहलाती है कि हर थर्ड बीट जो है, इसको एक नाम दे देते हैं अगर फ्रीक्वेंट आ रही हो ना, तो हर थर्ड बीट जो है ना वो ट्राइजेमिनी है। लेकिन अगर बहुत रेयर भी होती है कि कभी कभी आ रही है, तो वो उसको फिर पाइजेमिनी और ट्राइजेमिनी नहीं कह सकते आप। इसका आंसर यही है कि पीवीसीज आर मोस्टली बेनाइन, प्रीमेच्योर ventricular contractions like atrial premature contractions are mostly benign. Most patients simply need reassurance like atrial। ठीक है, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस मैंने जो है आप लोगों ने देखी हैं कहीं ईसीजीज पे या कहीं पेशेंट्स में, मोस्टली बिनाइन ही होती हैं और मोस्टली रीअश्योरेंस ही उसकी रिक्वायर्ड होती है अगर और कोई वो ना हो। दे आर मोस्टली ऑल्सो एसिम्टोमेटिक एंड आर ऑल्सो ऑफन डिस्कवर्ड इंसिडेंटली। अच्छा, on occasions, PVCs, unlike premature atrial contractions, may be symptomatic or more serious underlying heart disease. If there is a serious question about the frequency of ventricular premature beats, quantification of the same with a 24-hour Holter monitor can be obtained. सही सही है। अगर आपको ये है कि पीवीसीज आ रही है, पेशेंट आ रहा है आपके पास एक पैल्पिटेशंस के साथ, तो हॉल्टर मॉनिटरिंग क्या करता है? व्हाट इज अ हॉल्टर मॉनिटरिंग? लेट सपोज आपने एक ईसीजी की, कभी कभी आ रही है इसकी एक पीवीसी ओकेजनली आ रही है, कभी लीड टू में आ गई कहीं कहीं ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, पेशेंट कह रहा है कि नहीं मुझे तो आती हैं, बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन होती हैं, तो जो है आप उसके लिए क्या करेंगे? अगर आपको रियल काउंटिंग करनी है कि हाँ हो सकता है उसको कभी कभी इमोशनल स्ट्रेस में या कोई किसी के साथ एसोसिएटेड है, तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे इरिदमियास का या जैसे इरिदमियास कोई हो तो उसके अंदर आप 24 आवर की ईसीजी निकालते हैं, समझ लें आप 24 आवर पेशेंट को घर भेज देते हैं और उसकी लीड्स अटैच होती हैं और उसकी रिकॉर्ड होती रहती है, तो वो 24 आवर हॉल्टर मॉनिटरिंग कहलाती है कि 24 आवर्स में उसकी ईसीजी क्या चल रही है। ठीक है, एग्जैक्टली, हॉल्टर मॉनिटरिंग इज 24 आवर मॉनिटरिंग ऑफ नॉट हार्ट बीट, ओनली ईसीजी। पूरी ईसीजी की लीड टू, आई गेस लीड टू ही होती है वो पूरी रिकॉर्ड होती रहती है 24 आवर्स की, तो ताकि जो भी रिदम हो ड्यूरिंग 24 आवर्स, सोते में, उठने में, इमोशनल स्ट्रेस में, जो भी करते हुए, तो वो आपके पास उनके पास एक रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें आप एरिथमियाज अगर होते हैं पैरोक्सिस्मल, तो वो आप उसमें आप डिटेक्ट कर सकते हो और क्वांटिफाई भी कर सकते हो कि कितनी है। जो पीवीसीज है उसके अंदर एंटी एरिथमिक ड्रग्स का कोई रोल नहीं है और उसके रिस्क ज्यादा हैं, तो वो हम कुछ नहीं देते, सिर्फ रीएश्योर करते हैं अगर कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं हो डायनेमिक कॉम्प्रोमाइज। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन, आईवी एडिनोसिन, आईवी वेरापेबल या आईवी डिजॉक्सिन। डॉक्टर रूही ने कहा है एडिनोसिन देंगे, और डॉक्टर शाइस्ता इज सेइंग के सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन, डॉक्टर नुसरत इज सेइंग आईवी एडिनोसिन। और सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन डॉक्टर उरूबा कह रही है डिजॉक्सिन। एक पेशेंट आया है, उसको एसवीटी के साथ आया है, लेकिन वो हीमोडायनेमिकली कॉम्प्रोमाइज है, द सेम केस लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन में। दिस इज द एसवीटी। एसवीटी और एएफ में क्या फर्क है? एसवीटी में भी एक, एसवीटी में क्या होता है, ये सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकीकार्डिया है तो उसका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। ठीक है जी, डॉक्टर रूही कार्डियोवर्ट करेंगे पेशेंट को। जो एरिथमियाज हैं टेकीकार्डियाज वाले,
और वो पेशेंट हीमोडायनेमिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसके अंदर आपको कार्डियोवर्जन करनी है, शॉक देने हैं पेशेंट्स को। शॉक क्या करता है, वो जो डीसी शॉक होता है या फिर सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन होती है, वो शॉक क्या करता है बेसिकली? कुछ आइडिया है आप लोगों को कि शॉक बेसिकली करता क्या है? शॉक का किसी को आइडिया है? जो शॉक देते हैं कार्डियोवर्जन, जो इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन करते हैं, वो क्या करता है बेसिकली? एक पेशेंट है, पल्सलेसनेस के साथ आया है, थोड़ा सा मैं उधर चली गई हूँ, पल्सलेसनेस है, पेशेंट है, कार्डियक अरेस्ट के साथ आया है। एक पेशेंट है, पल्सलेस रिदम है, उसको आपने आपने उसकी ईसीजी निकाली, और फॉर एग्जांपल वो कोई एक्सीडेंट का केस है, ठीक है, उसकी हाइपोटेंसिव है और अनडिटेक्ट उसकी, बल्कि पल्सलेस रिदम है, हाइपोटेंसिव नहीं है बल्कि पल्सलेस है। पल्सलेस है, कार्डियक अरेस्ट में है, और पेशेंट की अपनी ईसीजी निकाली उस पेशेंट की, उसकी आ रही है साइनस रिदम है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसको कहते हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। शॉक देंगे उसको? शॉक देंगे? आप सब बताएं, आई 3, आई कौन सी वाली थी डॉक्टर? शॉक क्या करता है बेसिकली? एक पेशेंट को डीफिब्रिलेट, क्लियर क्लियर वर्ड्स में बताएं। इस पेशेंट को डॉक्टर रूही आप बताइए, इस पेशेंट को, एक पेशेंट आ रहा है, इस सिनेरियो से हट के ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत से कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। लोग समझते हैं कि बस यानी कोई शॉक कुछ कर देगा, कोई ऐसा जादू कर देगा कि पेशेंट को ये मतलब रिदम ही स्टार्ट हो जाएगा। तो उस हवाले से शॉक क्या करता है? एक पेशेंट है, अ, वो आया है कार्डियक अरेस्ट के साथ, ईसीजी में पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है, यानी कि पल्स नहीं है लेकिन एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो कि साइनस रिदम है। देंगे उसे शॉक या नहीं? डॉक्टर रूही आप बताइए। डॉक्टर सना अनवर जी, बिकॉज इट और इज कुछ पल्स। शॉकेबल रिदम्स होते हैं, कुछ नॉन शॉकेबल रिदम्स होते हैं। अब जो शॉकेबल रिदम्स होते हैं उसमें वीटी और वीएफ आता है। ठीक है, अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में है या वीटी में है पेशेंट, तो हम उसको नहीं, डीफिब मैं तो कह करेंगे। रही हूँ पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। पल्सेस मतलब ए सिस्टोली में है पेशेंट ना, तो हम हम्म। उसमें डीफिब करेंगे, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्ट नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, और अगर पल्स हमें नहीं, फील हो पल्सलेस रही है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज नॉन शॉकेबल रिदम। बेसिकली शॉक जो है वो, शॉक। शॉक जो है वो एक फॉर फॉर द टाइम बीइंग, जो जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, जैसे कि डीफिब्रिलेटर है ना, ये जो भी कार्डियक एक्टिविटी चल रही है उसे टेम्पररी सीज करता है, सो दैट कि ऐसे नोट अपना स्टार्ट कर दे रिदम। शॉक सिर्फ ये करते हैं कि वो टेम्पररी सीज कर देता है। इसीलिए जो है वो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज अ नॉन शॉकेबल रिदम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो नॉर्मल चल रही है उसमें बेसिकली, लेकिन उसकी पल्स नहीं है, जो भी उसको हाइपोवोलीमिया हुआ है या जो भी XYZ की वजह से उस पेशेंट को ये सिचुएशन हुई है। लेकिन अगर कोई एरिथमियाज हो रहे होंगे तो उसके अंदर जो है, एरिथमियाज में हम शॉक देते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये एस जो है वो ये एसवीटी की एक वो है, इसकी क्या पहचान है? दो चार पहचाने हैं इसकी, जैसे कि एक एट्रियल फिब्रिलेशन की थी ना, कि हमें पीएफ नजर नहीं आ रही थी, इरेगुलरली इरेगुलर रिदम था, और टेकी था जिसमें फास्ट वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स में, इसकी क्या पहचान है एसवीटी की? कि हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज द पेशेंट इज हैविंग सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया? एनीवन प्लीज, बल्कि एवरीवन, कुछ ना कुछ ट्राई करें। क्या पहचान है एसवीटी को? हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज दिस इज साइनस टेकी और दिस इज एसवीटी? देखिए, टेकी तो नजर आ रहा है आपको, जब हम आर आर इंटरवल देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये बहुत फास्ट है। एक तरीका ये भी होता है कि ये जो आर आर इंटरवल है ना, आप एक एक ब्लॉक को फॉलो कर रहा है ये बिल्कुल इस लाइन पे, तो हम ये दूसरे ब्लॉक, जितने ब्लॉक्स हैं आर आर के दरमियान में, वो काउंट कर लेते हैं, जैसे एक ब्लॉक आ गया और ये दूसरा लास्ट ब्लॉक आने से पहले ये आ गई। अगर एक ब्लॉक आता है तो इसका मतलब है 300 रेट है,
और फिर ये जो दूसरे ब्लॉक तक है वो 150 है। तो ये 150 से भी ज्यादा रेट चल रहा है इसका। ये एसवीटी है। एसवीटी को हाउ वुड यू, नहीं तो फिर मोर देन साइनस नॉर्मल रिदम तो 100 से ज्यादा तो साइनस टेकी भी हो सकता है ना, ये सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है। देखें जी डॉक्टर रूही, नैरो कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया होगा। इसका कॉम्प्लेक्स देखें, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना नैरो है। इसका नैरो कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया है, प्लस इसकी पी वेव नहीं नजर आ रही है आपको, इतना फास्ट चल रहा है इसकी पी वेव गायब हो जाती है। जैसे कि आपको एट्रियल फिब्रिलेशन में भी पी वेव होती है, लेकिन वो रेगुलर नहीं होता। एक तो ये नैरो कॉम्प्लेक्स होगा, रेगुलर होगा, और इसकी पी वेव नहीं होगी। ठीक है। ज्यादातर अमूमन जो मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस में देखा है वो यंग पेशेंट्स होते हैं, और उनको पैराक्सिस सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया डेवलप हो जाता है। ईसीजी भी अगर इतनी फास्ट रेट होने लगे ना तो फिर वो एसवीटी में चेंज भी हो जाते हैं, यानी वो साइनस टेकी से एसवीटी उठा लेते हैं अगर बहुत फास्ट रेट है। तो जैसे कि ये इसमें डिस्कस किया था कि जो भी अनस्टेबल होगा पेशेंट, इफ देर इज अनस्टेबल, सो वी वुड चूज फॉर इमीडिएट कार्डियोवर्जन। पेशेंट अगर स्टेबल है एरिथमियास का, एसवीटी, तो हमें उसको केमिकल ट्रीटमेंट देनी है, केमिकल कार्डियोवर्जन कहलाती है बहरहाल, यानी कि आपको ट्रीटमेंट देनी है। और अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो वी वुड गो टुवर्ड्स द इमीडिएट कार्डियोवर्जन। The thing is that we have to identify the things. We should know about these things. Although you are not treating these things, लेकिन you may encounter कि मैं तो इस बात को थोड़ा सा वो भी करूंगी कि ईसीजी रखवाई जाए, क्योंकि पेशेंट का इन्फ्लक्स इतना ज्यादा है। जितना पेशेंट्स आप लोग देखेंगे और ईसीजी देखेंगे, आप लोगों की ईसीजी स्ट्रांग होगी और बहुत सारे पेशेंट्स को कैच करेंगे। जरूरी नहीं है, पेशेंट तो जाहिर है आ जाते हैं आपके पास किसी भी तरह के। मैंने ओपीडीज में भी देखे हैं पेशेंट्स एसवीटी के साथ, और जो कर सकते थे वो किया है। So unstable is treated with the immediate cardioversion. A patient who present with a stable should first be treated with the vagal maneuvers and adenosine. Vagal maneuvers have therapeutic and diagnostic value. These maneuvers can help differentiate between the paroxysmal supraventricular tachycardia from other rhythms such as atrial flutter. अच्छा, वेगल मैनोवर्स जो होते हैं ना, वेलसेल्वा मैनोवर्स वगैरह, और कैरोटिड साइनस मसाज कैसे करते हैं? वेलसेल्वा कैसे करते हैं? कैरोटिड साइनस मसाज कैसे करते हैं और वेलसेल्वा मैनोवर कैसे करते हैं? एनी आइडिया? अगर पेशेंट एसवीटी कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? पेशेंट आ गया, उसको नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है। अमूमन वो लोग जो हैं वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ थोड़ा सा के साथ आ रहे होते हैं, पैल्पिटेशंस के साथ आ रहे होते हैं, घबराहट के साथ आ रहे होते हैं, यंग पेशेंट्स होते हैं। उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट थायरोटॉक्सिकोसिस का है, पेशेंट कोई उसको पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है सिंपली ना, तो उसको पैराक्सिमल ये पैल्पिटेशंस होती हैं। बहुत सारे यंग पेशेंट्स को देखा गया है। तो वो आते हैं, उनको उनकी ईसीजी करवाई जाती है, एसवीटी आ रही है। सबसे पहले अगर उनका वो स्टेबल है, यानी कि अदरवाइज स्टेबल है हेमोडायनेमिकली, तो आप उसका सबसे पहले आप उनको एसवीटी के केस के अंदर वेलसेल्वा मैनोवर्स करते हैं। और साथ में आप जो है एडिनोसिन ट्राई किया जा सकता है। एडिनोसिन जो है विद द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसवीटी। कैरोटिड साइनस मसाज करते हैं। कैरोटिड साइनस मसाज ऐसे करते हैं कि ये आपका कैरोटिड जो है वो उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं और उससे मसाज करते हैं। वन एट अ टाइम कर सकते हैं, ये नहीं कि दोनों को करना शुरू कर दिया तो जाहिर है वो सिंकोपी हो जाएगी। दोनों कैरोटिड पे हाथ नहीं रखना ना एक साथ। तो कैरोटिड साइनस मसाज एक साथ से आप करते जाएं। और वेलसेल्वा मैनोवर क्या होता है? व्हाट इज अ वेलसेल्वा मैनोवर? एनीवन? यानी एक पेशेंट आपके पास आया है, पिंच नोज से, सिर्फ सिर्फ पिंच नोज तो नहीं है डॉक्टर साहबा, और उसके अलावा क्या करते हैं बेसिकली? एक पेशेंट आपके पास एसवीटी का आ गया, लेट सपोज हमारे पास एजेडेंटी में ईसीजी आ गई, पेशेंट आया है पैल्पिटेशन के साथ, और आपने ईसीजी निकाली, उसके ऊपर लिखा हुआ आ गया। ये तो कह रही हूँ ईसीजी भी उसमें भी आ जाता है ना कभी।
तो एसवीडी आपने डायग्नोस कर लिया पेशेंट को, और फिर आप क्या कर सकते हैं अभी फिर जी, आपको फोर्स एक्सपिरेशन करनी है अगेंस्ट द क्लोज्ड ग्लॉटस। आप अपना मुंह बंद करेंगे और जोर से इनहेल करके पेशेंट से बोलेंगे कि जोर से इनहेल करे, और बिल्कुल मुंह बंद कर दे, यानी अगेंस्ट द क्लोज्ड ग्लॉटस जो है वो प्रेशर लगाएगा, तो उसको वेल्सेल्वा मैनोवर करते हैं। और साथ में आप कैरोटिड साइनस का मसाज करते जाएंगे, इससे भी बहुत सारे रिवर्ट होते हैं, मैंने खुद किए हुए हैं, और ये हो जाते हैं। और साथ में फिर आप एडिनोसिन का भी वो दे सकते हो। अच्छा, एक पेशेंट है, एट्रियल फिब्रिलेशन है उसको, फॉर एनी रीजन जो भी है, एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट है, ठीक है। उसमें क्या होता है एट्रियल फिब्रिलेशन में, एट्रियल फिब्रिलेट कर रहा होता है, एट्रियल सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसीलिए उसकी पी वेव्स भी नहीं बन रही हैं। सो पेशेंट विद क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन, जी, एट्रियल फिब्रिलेशन आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, पेशेंट किस रिस्क में इसका इंक्रीज हो जाता है, एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, सडन कार्डियक डेथ, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो सीवीए है, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। बताएं सब लोग, आप लोग बताएं क्या समझते हैं, पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, डॉक्टर रूबा, डॉक्टर शबा, डॉक्टर गजाला, डॉक्टर रिफत, सब लोग जाग जाएं। मैं तो मेरा तो रोजा भी भाग गया है कहीं ना कहीं। पहले लग रहा था रोजा, और डॉक्टर निदा से कही थी मैं इतना लंबा कैसे बढ़ाऊंगी। बताओ भाई, सब लोग बताएं भाई, क्या हो गया, सबको रोजा लग रहा है क्या? डॉक्टर शबा ने कहा सडन कार्डियक डेथ, डॉक्टर शाहिदा ने लिखा है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जी एग्जैक्टली, और डॉक्टर रूही ने तो दे ही दिया था आंसर। स्ट्रोक करा सकता है ना पेशेंट को, जब एट्रिया फिब्रिलेट करेगा तो क्या होगा, एट्रिया फिब्रिलेट कर रहा है तो ब्लड स्टेसिस होगी एट्रिया में, कभी कभी उसका थ्रोम्बस बन जाते हैं। जब एट्रिया फिब्रिलेट कर रहा होता है तो एकोकार्डियोग्राफी पे चेक करते हैं कोई थ्रोम्बस तो नहीं बन गया एट्रिया में, और फिर क्या होता है पेशेंट, जाहिर है थ्रोम्बस टूटेगा, एम्बोलाई बनेगा, और वो स्ट्रोक करा सकता है। तो इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एक यंग पेशेंट मुझे याद है ईआर में आई थी, इंडोनेशियन मेड थी किसी सऊदी की, और वो यंग ऑलमोस्ट यानी 35 ईयर ओल्ड होगी, उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने देखा हुआ था, और उन्होंने ना उसको मेलिंगरिंग करके भेजा हुआ था कि पेशेंट एक्टिंग कर रही है, क्योंकि अमूमन मेड इस तरह से आती है ना, तो उसके साथ बेचारी को रियल सीवीए डेवलप हो चुका था, उसको बेचारी को सचमुच में सीवीए था, और वो लोग समझ रहे थे कि भाई इसकी पावर ये खुद ही नहीं उठा रही है, एक्टिंग कर रही है, ना हाथ नहीं उठा रही है, एक साइड से वो नहीं कर रही है, उसकी ईसीजी निकाली तो उसको एट्रियल फिब्रिलेशन था। तो मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से उसको, जो भी उसकी कॉज होगी बैकग्राउंड में, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से उसको सीवीए डेवलप हो गया था बेचारी को, और जो है वो उसको वो लोग जो है वो एक हिस्टैरिकल केस बना के ले आए थे, यानी कि जिसको कहना चाहिए जिसको कहते हैं कन्वर्जन रिएक्शन कहते हैं ना। तो स्ट्रोक प्रिवेंशन में आप क्या देंगे, पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है ना, फिब्रिलेट कर रहा है, ब्लड स्टेसिस हो रही है, आपको पता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में पेशेंट को स्ट्रोक हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं, आपने एक पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है। What is the drug choice for the prevention of CVA in chronic atrial fibrillation? Prophylactically क्या देंगे, prophylactically आप streptokinase देंगे, prophylactically warfarin देंगे, prophylactically heparin देंगे, lidocaine देंगे, या नो ड्रग इज रिकमेंडेड, व्हाट डू यू थिंक? डॉक्टर साइमन ने कहा है सी देंगे, यानी कि हेपरिन देंगे प्रोफाइलैक्टिकली, डॉक्टर रिफत ने कहा है हेपरिन देंगे, डॉक्टर सना अनवर कह रही है हेपरिन देंगे, आप सब लोग जो है वो एंटीकोगुलेंट कौन सी देंगे डॉक्टर रूही? एंटीकोगुलेंट्स तो यहाँ पे दो लिखी हुई हैं। जी एग्जैक्टली, वारफेरिन देंगे।
सो व्हाट इज जो हमको प्रिवेंशन करनी है एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट में। हमने बहुत से पेशेंट्स को हो सकता है देखे हुए हो, पेशेंट जो है वो एंटीकोगुलेशन थेरेपी पे होते हैं। तो उसके लिए आपको, बिकॉज दीज पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ एम्बोलिक सीवीए, so warfarin prophylaxis is recommended provided there is no contraindication। कॉन्ट्राइंडिकेशन कोई नहीं हो, कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री ना हो, और भी बहुत सी कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसकी, और आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम। वारफेरिन थेरेपी आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको उसको आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो जो है, कोगुलेशन प्रोफाइल जो है उसका आईएनआर जो है वो 2 to 3 के दरमियान में रखना होता है। ठीक है ना, नॉर्मल आईएनआर 1 के अराउंड होता है ना, तो उसको 2 to 3 के अराउंड रखना है हमें, क्योंकि हमें पेशेंट को थ्रोम्बोटिक स्टेट से निकालना है, ताकि प्रिवेंशन के लिए पेशेंट को 2 to 3 के दरमियान में उसका आईएनआर रखना है कोगुलेशन प्रोफाइल को। इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक्स इन पेशेंट विद क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन, चाहे वो परसिस्टेंट हो या इंटरमिटेंट एएफ हो, ये भी याद रखें। उसके अंदर भी इंटरमिटेंट होता है, कभी कभी नहीं भी हो रहा है एएफ, कभी नॉर्मल भी हो रहा है, तो उसमें भी आपको पेशेंट को जो है वो एंटीकोगुलेशन थेरेपी शुड बी स्टार्टेड। और एक और जो होती है वो डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोगुलेंट कहलाती हैं, उसके अंदर है हमारे पास डेबिगेट्रिन। इट इज अनदर अल्टरनेटिव टू वारफेरिन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन एंड हैज द एडवांटेज, इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ, कि इसके अंदर आपको आईएनआर मॉनिटर नहीं करना पड़ता। तो डेबिगेट्रिन है, और रेवारोक्साबीन एक और है। ये डायरेक्ट एक्टिंग कहलाते हैं, अब आजकल ये ज्यादा यूज में है। एरिथमियाज की मैं समरी थोड़ी सी डिफाइन कर दूं कि एट्रियल प्रीमैच्योर बीट्स आर बेनाइन एंड एक्सट्रीमली कॉमन, रीअश्योरेंस इज द ओनली ट्रीटमेंट रिकमेंडेड। Ventricular premature beats are mostly benign and common. Reassurance is the only treatment recommended after a complete cardiovascular assessment has ruled out any underlying primary or secondary cause. सही है। पीवीसीज भी कॉमन है, पीवीसीज में भी आपको रीअश्योरेंस करनी है, लेकिन आप कोई और कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट कर लें कि कोई और सेकेंडरी प्राइमरी कॉज ना हो, तो एक कार्डियो ओपिनियन ले लें, तो फिर आप उसको रीअश्योर कर सकते हैं। मोस्टली रीअश्योरेंस ही, वैसे मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस में देखा है कि पीवीसीज के साथ जो भी पेशेंट आया है तो उसको रीअश्योरेंस ही मिली है कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से या कार्डियो रेजिडेंट्स की तरफ से। और ट्रीटमेंट ऑफ पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया when the patient is stable consists of the vagal maneuvers and adenosine। एडिनोसिन भी हमने बहुत दी है, इसकी बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, और आप एडिनोसिन डायरेक्टली आप जो है वो ब्रेकियल उसमें लगाते हैं और उसको पेशेंट का हैंड रेज करते हैं, क्योंकि शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, तो मिनटों में आ जाता है, मतलब सेकंड्स में, बल्कि सॉरी आ जाता है। 2-3 सेकंड्स के अंदर पेशेंट की ईसीजी रिवर्ट हो जाती है एडिनोसिन से। और कभी कभी सिर्फ वेगल मैनोवर से भी पेशेंट की ईसीजी रिवर्ट होती भी देखी है, वरना एडिनोसिन से तो हो ही जाती है। अगर एडिनोसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो ड्रग ऑफ चॉइस, अगर एडिनोसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो बेरापामल दे देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एडिनोसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है अगर कोई लाइक ब्रोंकियल एजमा हो या सीओपीडी हो, तो उसमें आप एडिनोसिन अवॉइड करें, क्योंकि वो बीटा एगोनिस्ट होते हैं, तो बीटा एगोनिस्ट नहीं होते, सॉरी। एडिनोसिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एग्जैक्टली, तो मुझे क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ही है, क्लास ऑफ ड्रग एडिनोसिन, लेकिन दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीओपीडी इन एजमा, so the choice of drug in that case is calcium channel blocker। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है? इफ द पेशेंट इज हीमोडायनामिकली अनस्टेबल, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। इफ द पेशेंट इज हीमोडायनामिकली स्टेबल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स, मोस्टली जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन केस ऑफ atrial fibrillation। Prophylaxis against embolic CVA cerebrovascular accidents with warfarin, उसके अंदर आपको INR मेंटेन करना पड़ता है 2 to 3 में। ठीक है। कभी कभी पेशेंट्स जो हैं वो जो पेशेंट क्रोनिक एएफ के साथ होते हैं और वो वारफेरिन पे होते हैं, कभी वो ब्लीडिंग के साथ भी आ सकते हैं, लाइक वो एपिस्टेक्सिस के साथ आ गए, ये थोड़ा सा कोई ब्रूजेस के साथ आ गए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? पेशेंट ऑन वारफेरिन विद क्रोनिक एएफ एंड द पेशेंट केम विद हिस्ट्री ऑफ एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग, व्हाट वुड यू डू? हाउ वुड यू मैनेज दिस पेशेंट?
क्या करेंगे पेशेंट का? A patient with chronic AF on warfarin, how would you proceed with this patient? Stop anticoagulation, डॉक्टर रूही कह रही है। उससे पहले क्या करेंगे? पेशेंट को क्या करवाएंगे आप? लैब्स में क्या करवाएंगे? पेशेंट इज ऑन warfarin, INR चेक करेंगे जी। एग्जैक्टली डॉक्टर सना जी, INR चेक करेंगे। अगर पेशेंट का INR मैंने देखे हैं, पेशेंट के अमूमन आते थे हमारे पास ER में भी, और OPD की सेटिंग्स के अंदर भी इवन हमको आना चाहिए कि पेशेंट का अगर आ रहा है कि नॉर्मल से, मतलब कोई इतने वो नहीं है, डायनेमिकली अनस्टेबल नहीं है, यू कैन चेक INR, कोगुलेशन प्रोफाइल, और PTA PTT जिसके अंदर हम करवाते हैं ना, और INR रेशो भी। तो वो अगर पेशेंट की अमूमन INR बहुत ज्यादा हो रही होती है, 5 6 7 10 तक जारी होती है, तो वो फिर उसके बाद जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट उसको सेट करते थे यूजुअली। लेकिन ये क्या जाहिर है, इमीडिएटली तो वो बंद करते थे वारफेरिन, और फिर उसके बाद उसको एडजस्ट कराते थे डोज। लेकिन उनको फिर से रीस्टार्ट भी करवानी होती थी। तो आपको पेशेंट को चेक करना है कि पेशेंट की जो है वो थ्रोम्बोटिक स्टेटस से वो कहीं और, मतलब ब्लीडिंग स्टेटस की ज्यादा हो रही है ना, उसके लिए आप चेक करते थे। ठीक है। दूसरा ये है कि दूसरी चॉइस ऑफ ड्रग्स जो हैं वो डेबिगैट्रिन, रेवारोक्सेबैन और एपेक्सेबैन इज आल्सो रिकमेंडेड। और उसके अलावा डुअल थेरेपी विद एस्पिरिन एंड क्लोपिटोग्रिल may be considered in patients in whom the oral anticoagulation with warfarin is unsuitable। ये तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट ही डिसाइड करते हैं। एक दफा एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाए और पेशेंट किसी भी ड्रग पे हो, तो आपको उसकी ब्लीडिंग के चांसेस को यू शुड कीप इन माइंड। सही है ना? थोड़ा सा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पे बात कर लेती हूँ कि वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कैन कॉज सडन डेथ। क्योंकि वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, और जब आप जो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट के साथ आते हैं ना, जिसमें पल्स नहीं मिल रही है, एक पेशेंट कोलैप्स हो गया है तो उसके अंदर पल्स नहीं मिल रही है, ठीक है, और कोई ब्रीदिंग नहीं है, कोई पल्स नहीं है, तो उसकी जो ECG के रिदम्स होते हैं वो ज्यादातर या तो वीटैक होते हैं या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। तो वो ज्यादातर सडन डेथ से एसोसिएटेड होते हैं। और दोनों जो हैं वो कार्डियो वर्जन उनकी ट्रीटमेंट है इमरजेंसी में। क्यों? इसलिए क्योंकि वो भी जो है वो एरिथमियाज हैं बेसिकली ना। तो दोनों को जो है वो कार्डियोवर्जन से, डिफिब्रिलेशन से ट्रीट किया जाता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, देखें वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो रहा है, और वेंट्रिकल इज द मेन पार्ट ना हमारे हार्ट का, कि जो कि आपको एक पूरी ब्लड सप्लाई दे रहा है। अगर वही फिब्रिलेट करने लगेगा, एट्रियो फिब्रिलेट कर रहा है तो फिर भी चल रहा है काम। लेकिन अगर वेंट्रिकली फिब्रिलेट कर रहा है तो फिर जाहिर है कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी के सच मैंने कोई बहुत ज्यादा मेरी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस। कार्डियोमायोपैथी क्या है? जैसे कि नेम से इंडिकेटेड है कि इसके कार्डियक मसल्स की पैथी है, ये कार्डियक मसल्स की डिजीज है। इट इज एन एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। सही है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? जैसे कोई वेल्वुलर, किसी वेल्वुलर से, किसी ऑस्कल्टेटरी एब्नॉर्मेलिटी से, किसी और किसी भी डिजीज की वजह से वो डेवलप हुई हो, वो क्या करते हैं बेसिकली? एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग। या तो कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगा कार्डियोमायोपैथी में, या फिर रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आएगा। तो यानी कि ये सिस्टली में प्रॉब्लम आएगा या डायस्टली में प्रॉब्लम आएगा। तो वो कार्डियोमायोपैथी उसको कहेंगे। ज्यादातर कार्डियक आउटपुट और पेशेंट जो है कार्डियक आउटपुट वो होगी उसका इजेक्शन फ्रैक्शन पे फर्क पड़ेगा। टाइप्स हैं कार्डियोमायोपैथी की 3। नंबर 1 इज द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जो कि जिसको आप कहते हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन भी है, और उसको आप लो इजेक्शन फ्रैक्शन कार्डियोमायोपैथी भी कह सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। सही है, उसमें डायलेटेड हो जाता है कार्डियोमायोपैथी का, चैम्बर्स बड़े हो जाते हैं। दूसरा है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इट इज ऑफन इंटरचेंज विद द फ्रेज डायस्टोलिक डिसफंक्शन। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या हो रहा है? सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है, उसका सिस्टल ही अच्छा नहीं हो रहा। और हाइपरट्रोफिक में क्या हो रहा है कि उसमें डायस्टोली सही तरीके से हार्ट की फिलिंग नहीं हो रही ना। तो उसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? क्योंकि हार्ट की फिलिंग में ज्यादा प्रॉब्लम है
और इजेक्शन फ्रैक्शन में उतना मसला नहीं है जितना उसकी डायस्टली में प्रॉब्लम है, यानी सिस्टली में इतना प्रॉब्लम नहीं है. सो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी इज आल्सो कॉल्ड एज कार्डियक फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, क्योंकि ये बेसिकली हार्ट फेलियर दे रहे हैं ना पेशेंट की. हार्ट मसल्स आर अफेक्टेड, सो दे आर गोइंग टूवर्ड्स द हार्ट फेलियर. व्हाट इज अ हार्ट फेलियर? कि हार्ट सही से अपना काम नहीं कर रहा है. So it is a heart failure with a preserved ejection fraction in the hypertrophic cardiomyopathy. And the third type is the restrictive cardiomyopathy. It combines the worst aspects of both dilated and the hypertrophic cardiomyopathy. इसमें दोनों elements हैं. The heart neither contracts better properly or relaxes because it is infiltrated with substances creating immobility. Restrictive के अंदर क्या हो गया है? दोनों चीजें आ गई हैं, ना तो उसकी diastole अच्छी है ना उसकी systole अच्छी है. उसमें क्या होता है, ज्यादातर पेशेंट्स को जो है ना वो किसी सब्सटेंसेस से लाइक सार्कोइडोसिस हो गया या और ऑटो इम्यून कंडीशंस वगैरह हो गए, उनमें रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी डेवलप होती है. प्रेजेंटेशन क्या होगी? ऑल फॉर्म्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पर्टिकुलरली वर्सेंड बाय एक्सर्शन. हार्ट फंक्शन अच्छा नहीं कर रहा, पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, तो पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे? एडीमा हो जाएगा, रेल्स आएंगे यानी कि क्रेपिटेशंस मिलेंगी आपको, और उसके अलावा जुगुलर वेनस डिस्टेंशन मिल सकती है. और तो ये सारी चीजें जो हैं कॉमन मिलेंगी आपको कार्डियोमायोपैथी में. और इकोकार्डियोग्राफी इज द बेस्ट इनिशियल टेस्ट एंड ऑफन द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर ऑल ऑफ देम. जो भी होगा इकोकार्डियोग्राफी में आपको वो सारी चीजें बता देते हैं कि इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, चैम्बर्स कितने डायलेटेड हैं, ये सारी मेजरमेंट्स आपको इकोकार्डियोग्राफी में मिल जाती हैं. तो उससे आइडेंटिफाई हुआ जा सकता है. ऑल्दो ईसीजी एंड चेस्ट एक्सरे शुड बी परफॉर्म, लेकिन उसके अंदर ऐसा आपको कोई फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी. जरूरी नहीं है कि ईसीजी आपको कोई फाइंडिंग्स मिल जाएं. हार्ट फेलियर में ऐसा जितना वो नहीं हो सकता. हाइपरट्रॉफी में आपको मिल सकती हैं फाइंडिंग्स, लेकिन ऐसा कोई इतनी स्पेसिफिक फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी. द डायग्नोसिस वुड बी बेस्ड अपॉन एकोकार्डियोग्राफी. ठीक है, जैसे हार्ट फेलियर के, जी एग्जैक्टली, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं ना, एडीमा आ जाता है और चेस्ट पे क्रैप्स आ जाते हैं, फाइन क्रैप्स आ जाते हैं, रेल्स मिल जाते हैं, जोगुलर वेनस प्रेशर बढ़ जाता है, जेवीपी आपको नेक वेन्स डिस्टेंडेड नजर आती है. ज्यादातर इनमें जो है, क्योंकि इसमें हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आ रहे हैं ना, हार्ट पंप ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो रही है? डिस्टेंशन हो रही है, चाहे वो लंग्स में डिस्टेंशन हो या फिर वो बॉडी में हो. तो उसको हम ज्यादातर ट्रीट किससे करते हैं? डायूरेटिक से. और दूसरी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि पेशेंट को कौन सी टाइप की कार्डियोमायोपैथी है. सही है. इन एडिशन टू प्रीवियस एमआई एंड इस्कीमिया, या तो अगर कोई प्रीवियस एमआई हो या कोई स्कीमिया हुआ हो, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है. उसके अलावा या तो स्कीमिया हो या डायलेट या फिर कोई एमआई हो, ज़ाहिर एमआई भी स्कीमिया है ना. उसके अलावा दूसरी कॉजेस के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की टियोलॉजी में शामिल है अल्कोहल है, या फिर कोई पोस्ट वायरल मायोकार्डाइटिस हुआ हो, या कोई रेडिएशन है या टॉक्सिन है जैसे कि डॉक्सोरोबेसिन और या फिर शेगास डिजीज है. ये नीचे आएगा, सॉरी, ये इसमें साथ में लिखा हुआ है. ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मेडिकेशंस टू लोअर मोर्टेलिटी, जैसे कि एस हो गए या फिर एआरबी. जो एएसआई जो होते हैं या एआरबी दोनों इक्विवेलेंट है, इनमें से कोई एक भी ठीक है. और यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जैसे कि आपके लिसिनोप्रिल और एनालेप्रिल ये हो गए. या फिर एंजियोटेंसिन वो रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है क्या नाम है, लोसार्टन वेल्सार्टन वाले हो गए. ठीक है. फिर बीटा ब्लॉकर्स हैं जैसे कि मेटोप्रोलॉल या कार्बिडाइलॉल एंड स्पाइरोनोलैक्टोन. दे ऑल लोअर मोर्टेलिटी. इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि ए बी सी हो गए. सी तो नहीं है खैर. ए से एस हो गए, बी से बीटा ब्लॉकर हो गए, सी से आप स्पाइरोनोलैक्टोन कर लें, और डी से डिजॉक्सिन या डायूरेटिक्स है. डायूरेटिक्स में स्पाइरोनोलैक्टोन भी है जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होता है. ठीक है. उसके अलावा हाइड्रोलिजीन कंबाइंड विद नाइट्रेट कैन हेल्प दोज अनेबल टू यूज एस इनहिबिटर्स और एआरबी. If the QRS complex is wide, more than 140 millisecond, a biventricular pacemaker can be placed
which that will improve both symptoms and survival. Automated implantable cardioverter या defibrillator has mortality benefit in some patients with the low ejection fraction. ये तो खैर बहुत डिटेल्स में मैं इसकी ट्रीटमेंट में नहीं जाऊंगी कि बेसिकली बस हमने एस देने, बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन और डायोरेटिक्स इसकी वो है, क्योंकि ये भी एक हार्ट फेलियर को ही मतलब प्रोड्यूस कर रहा है ना। हार्ट फेलियर की भी मोर और लेस इसी तरह से मैनेजमेंट चलती है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो होती है ना, उसको आप ये भी कहते हैं क्योंकि वो हाइपरट्रॉफिक में क्या हो रहा है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन ज्यादा हो रहा है। सो इट इज अ हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसकी इटियोलॉजी ज्यादातर क्या होती है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज बाय फार द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी इज अ रिएक्शन टू स्ट्रेसर्स ऑन द हार्ट। हार्ट पे प्रेशर बढ़ा है ना, हार्ट का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से प्रेशर हो रहा है, उसकी वजह से वो हाइपरट्रॉफी कर रहा है। So the heart hypertrophies to carry the load and then develop difficulty in relaxing, यानी कि in diastole. If the heart can't relax to receive blood, the patient becomes short of breath. Signs क्या होंगे इसमें, गैलेप रिदम आ जाएगा और राइट साइडेड थोड़े से हार्ट फेलियर के साइंस आ सकते हैं, जैसे कि एसआईटीज या enlargement of the liver and spleen. जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर का होता है तो वो बैक प्रेशर जो सिस्टम में जाता है ना, और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स किस में आते हैं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स किस में आते हैं। सो गए क्या आप लोग? मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जिसमें प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, इट इज एम्ड एट कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है ना मोस्टली हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसलिए जो है मेरा क्वेश्चन ये था डॉक्टर रूही के किस में सिम्टम्स आते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के। जैसे कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आपके पास आ रहे हैं उसमें, समझ गया यार। हाँ, वो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है, हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो बैक प्रेशर की वजह से आपका कंजेशन करेगा, लेफ्ट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स करेगा, लाइक हाँ एमआई मतलब मेरा मकसद है, ये था कि वो अनकंट्रोल्ड लंग्स में हाइपरटेंशन। सिम्टम्स आते हैं ना, लंग्स में सिम्टम्स आते हैं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के लंग्स में सिम्टम्स आते हैं, ट्रैप्स आते हैं, पहले लंग्स में आते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप, मैनेजमेंट इज एम एट कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन। मोर्टेलिटी डज नॉट इम्प्रूव विद एज आई ARB एंड बीटा ब्लॉकर्स अनलाइक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसके अंदर मोर्टेलिटी भी इम्प्रूव हो रही थी, लेकिन फिर भी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में भी आप जो है वो यही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड ARB आर स्टिल द चॉइस ऑफ मैनेजिंग हाइपरटेंशन इन दीस पेशेंट्स। फिर भी इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में यही है हाइपरट्रॉफिक के अंदर भी। और स्पाइरोनोलैक्टोन डिक्रीजेस द रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन डायस्टोलिक, यानी डायस्टोलिक डिसफंक्शन तो इसको थोड़ा बहुत करेगा, मोर्टेलिटी फिर भी नहीं करेगा स्पाइरोनोलैक्टोन इम्प्रूव, लेकिन क्या करेगा, हॉस्पिटलाइजेशन कम करेगा। जाहिर है एक चीज डेवलप हो चुकी है तो आप उसे मैनेज ही करते हो, क्योर तो सबका होता भी नहीं है। स्पाइरोनोलैक्टोन आपको कब यूज करना है, जब इजेक्शन फ्रैक्शन 45% से ज्यादा हो, BNP एलिवेटेड हो। BNP क्या है, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो होता है ना, वो हार्ट फेलियर में जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो होती है, इस पे प्रेशर पड़ता है ना, तो BNP एलिवेट हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स होते हैं जो कि हार्ट फेलियर के अंदर ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को आपको पता नहीं चल रहा कि पेशेंट हार्ट फेलियर का है या किसी और वजह से इसको कोई इस तरह की सिम्टम्स आ रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के या एडीमा के, तो आप BNP करवाते हो देखने के लिए कि ये हार्ट फेलियर का पेशेंट है या नहीं है। जो कार्डियोमायोपैथी है ये भी एक तरह से हार्ट फेलियर दे रहा है, तो आप स्पाइरोनोलैक्टोन उस टाइम पे यूज करोगे जब BNP एलिवेटेड होगा, यानी कि हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा होगा पेशेंट, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन होगी। ये सारे हर कार्डियोलॉजिस्ट के डोमेन्स हैं, लेकिन मैनेजमेंट आप बेसिकली इसके अंदर यही देख लें कि हाइपरटेंशन को हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं हाइपरटेंशन को उनको पता ही नहीं होता, साइलेंट किलर चल रहा होता है, चल रहा होता है, और हमारे पास एक आध दफा कोई पेशेंट आ जाता है, हाँ जब होता है तो हम खा लेते हैं। तो ये वाला चीज हमारे हमारे पॉइंट से हमें ये समझाने की बात है कि भाई आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और इससे पहले कि वो पेशेंट कार्डियोमायोपैथी डेवलप करे हाइपरट्रॉफिक, तो
और भी बहुत सारी चीजें डेफिनेटली होती हैं, सीवीए होता है, किडनी फंक्शंस वो होते हैं, किडनी पे असर होता है। तो आपको इससे बचाना है। और ट्रीटमेंट में बेसिकली एस हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन है। एक और टाइप है, अच्छा, ये जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है ना, उसकी ये कार्डियोमायोपैथी की एक और टाइप है जो कि अमूमन जेनेटिक होती है, तो वो बचपन में रिप्रेजेंट कर जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विद एन एबनॉर्मल शेप टू द सेप्टम ऑफ द हार्ट। जब पेशेंट का सेप्टम ही वो इन्वॉल्व होगा तो जाहिर है वो इसकी वजह से हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। द asymmetrically hypertrophied septum will literally form an anatomical obstruction between the septum and the valve leaflet to block blood leaving the heart. It is very important to distinguish between the hypertrophic cardiomyopathy and hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Hypertrophic cardiomyopathy जो है वो जनाब जी आपको मतलब पेशेंट थोड़े ओल्ड एज मिलेंगे, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होगी उसके अंदर। जबकि हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो उसको चाइल्डहुड में रिप्रेजेंट कर सकता है पेशेंट। सिम्टम्स में क्या आएंगे, डिस्निया है, जैसे कि सारे कार्डियोमायोपैथी के सिम्टम्स में यही आ रहा है, चेस्ट पेन है, सिनकपी है, ये हो सकती है लाइट हेडेडनेस, सडन डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से, particularly in healthy athletes. Symptom worsened by anything that increases the heart rate, for example, exercise, dehydration, and diuretics. Worsened by anything that decreases left ventricular chamber size, for example, ACE inhibitors, ARB, digoxin, hydralazine, Valsalva, and standing suddenly. ये जो है ना उससे वर्सेंड होंगे। इसकी मैं डिटेल्स में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे इसकी इतनी वो नहीं है, बस ये है कि इसको जो है आप यू शुड आइडेंटिफाई कि अगर पेशेंट यंग एज में प्रेजेंट कर रहा है और उसको कार्डियोमायोपैथी मिल रही है और उस ये एको पे ही डेफिनेटली सारी कार्डियोमायोपैथीज जो हैं वो आइडेंटिफाई हो रही हैं, तो इट मींस कि ये जो है ना वो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। और अगर थोड़ी एज में मिल रहा है तो दैट इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, सिंपल वाली। डायग्नोस्टिक टेस्ट एज आई सेड एको, फिर सेप्टम की थिकनेस पे डिपेंड करता है, ईकेजी नॉन स्पेसिफिक एसटीटी चेंजेस आ सकती हैं, एलवीएच कॉमन हो सकता है और क्यू वेव्स आ सकती हैं। मैनेजमेंट में जो है वो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी ऑब्स्ट्रक्टिव वाली में ना बीटा ब्लॉकर देंगे आप। बीटा ब्लॉकर आर द बेस्ट इनिशियल थेरेपी एजेंट विद a strong negative inotropic quality such as verapamil can also be helpful, और diuretics may help in hypertrophic cardiomyopathy but they are contraindicated in hypertrophic obstructive cardiomyopathy। ये इसलिए भी हम कह रहे थे कि भाई hypertrophic cardiomyopathy से hypertrophic obstructive को इसलिए डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि उसमें डायोरेटिक्स नहीं देनी आपको। किसमें, जो obstructive है, जो कि यंग एज में है, और जो कि जेनेटिक्स है, जो कि सेप्टम की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है ना, उसमें आपको डायोरेटिक्स नहीं देने हैं। और डिजॉक्सिन भी नहीं देनी है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में। स्पेसिफिक थेरापीज के अंदर जो है वो ही कार्डियोलॉजी के डोमेन है, हमारे पास वो नहीं है क्योंकि सेप्टम के डिफेक्ट है तो जाहिर है वो डिफिब्रिलेटर यूज कर सकते हैं, एब्लेशन कर सकते हैं, सर्जिकल मायोमेक्टोमी हो सकती है। तो ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, यंग एज में प्रेजेंट करेंगे, आई विल नॉट गो इन डिटेल्स। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो कि हमारी थर्ड मेन टाइप की थी, उसमें क्या होता है कि दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं, यानी कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन दोनों हो जाते हैं, ठीक है। So restrictive cardiomyopathy combines the worst aspect of both dilated and hypertrophic cardiomyopathy. The heart neither contracts or relaxes normally because it is infiltrated with the substances, creating immobility. इसकी causes के अंदर क्या है, sarcoidosis है, amyloidosis है, hemochromatosis है, जो deposition disorders होते हैं ना, इसकी वजह से ये वो हो रही है। एंडोमायोकार्डियल फिब्रोसिस या स्क्लेरोडर्मा, प्रेजेंटेशन वही है, डिस्निया है इसकी भी, और राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि जिसमें क्या होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर में सिस्टमिक सिम्टम्स आते हैं ना, बैक प्रेशर आता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो क्या आ रहा है, राइट साइड हार्ट जो है वो कहाँ से ब्लड रिसीव करता है आपका, पूरी सिस्टम से रिसीव कर रहा होता है ना, तो वो बैक प्रेशर देता है जब, तो उसमें फिर एसआईटीज आता है, एडीमा, जेवीडी, इन्लार्जमेंट ऑफ द लीवर इन स्प्लीन आ जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट सारे कार्डियोमायोपैथी के एकोकार्डियोग्राफी हैं,
एजेक्शन फ्रैक्शन रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर जो है वो नॉर्मल और एलिवेटेड हो सकता है एजेक्शन फ्रैक्शन, और ईकेजी लो वोल्टेज शो करेगी रिस्ट्रिक्टिव के अंदर। फिर उसके अलावा इसको एमाइलॉइड प्रेजेंट हो सकता है कार्डियक एमआरआई में। इसका मैं क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टिव है और इसके अंदर जो सारी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है ना, तो जाहिर है इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो है वो बायोप्सी है। मैनेजमेंट आपको अंडरलाइन कॉज ट्रीट करनी है तो वो भी ट्रीट हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टिव में क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्टिव में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है ना, कोई जो भी अंडरलाइन कॉज है उसको देखेंगे, उसको मैनेज करेंगे तो ये भी हो जाएगा। अच्छा, अब मैं दोबारा से थोड़ा डिफरेंट उसमें आती हूँ, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, केस की तरफ। मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी ज्यादा लॉन्ग जा रही है लेकिन टॉपिक्स थोड़े ज्यादा कवर करने थे। So a woman comes to the office for routine evaluation. She is found to have a pulse of 40 beats per minute and otherwise completely normal history in physical examination. What is the most appropriate next step in the management of this patient? पेशेंट को ब्रेडी हो रहा है ना, 40 हो रहा है ना, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? इसमें हमने पेशेंट एक आई है अदरवाइज नॉर्मल है, रूटीन इवेल्युएशन के साथ आई थी, हमने देखा उसकी पल्स 40 चल रही है। क्या करेंगे पेशेंट के साथ? एट्रोपिन दे देंगे ताकि उसकी हार्ट बीट बढ़ा सकें, पेस मेकर एडवाइस करेंगे, ईसीजी एडवाइस करेंगे, एपिनेफ्रिन लगा देंगे, आइसोप्रोटेनॉल लगा देंगे, कुछ नहीं करेंगे, रीएश्योरेंस करेंगे। डॉक्टर रूही कह रही हैं कि रीएश्योरेंस करेंगे, आप लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर शबा भी यही कह रही हैं कि ईसीजी, सॉरी, रीएश्योरेंस करेंगे। ईकेजी या ईसीजी आर बोथ सेम थिंग्स। तो पेशेंट को साइनस ब्रेडिकार्डिया चल रहा है। ये एक साइनस ब्रेडिकार्डिया का मैंने देखा है, जैसे कि इसमें कितना हार्ट रेट चल रहा है। अगर हम ये आर से आर का इंटरवल निकालें ना, ये थ्री, ये ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसके दरमियान में कितनी लार्ज ब्लॉक्स आ रहे हैं इनके, वैसे 1 2 3 4 5 और तकरीबन 6। तो 300 को 6 से डिवाइड करेंगे ना तो 550 के करीब आ रहा है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पहला वाला 300, फिर 150, फिर 100, फिर 75, फिर 60 और फिर 50 है इसका आंसर। इसका जो है ना वो ईसीजी तो करेंगे हम ना, पहले ईसीजी तो कर लेना पेशेंट की, अगर हमारे पास है तो ZMT में हम अवेलेबल कर रहे हैं अभी। ब्रेडिकार्डिया is common. Some people just normally have a heart rate that is normal less than 60 beats per minute. ब्रेडिकार्डिया कॉमन है, पेशेंट आई है, ठीक है, सिम्टोमेटिक है, लेकिन ब्रेडिकार्डिया अगर है तो उसको जो है हम ईसीजी करके देखना जरूर चाहिए, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया कैन ऑल्सो बी द इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ थर्ड डिग्री और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। ठीक है ना, तो हमें ईसीजी करनी है। इफ दिस इज एन एसिम्टोमेटिक साइनस ब्रेडिकार्डिया, देन द आंसर इज रीएश्योरेंस और डू नथिंग। अगर आपने ईसीजी करके पहले देख लेनी है, वैसे तो मैंने देखा है यानी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स भी देखे हैं, उनमें आए तो इतना कोई सिम्टम्स नहीं थे, यानी मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि उसमें ऐसे कोई इतने सिम्टम्स नहीं थे, बस ईसीजी करवाई और उसका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आ रहा है। एट्रोपिन इज द आंसर फॉर एन एक्यूटली सिम्टोमेटिक पेशेंट। एट्रोपिन आप देते हैं अगर पेशेंट को सिम्टोमेटिक पेशेंट हो रहा है, उसको हाइपोपरफ्यूजन के साइंस आ रहे हैं, डिजी हो रहा है, या जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको चेस्ट पेन भी हो सकता है, ब्रेडी हो रहा है बहुत, मतलब पेशेंट कह सकता है कि अब दिल डूब सा रहा है, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो एट्रोपिन आप एक्यूटली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में, कि कोई भी कॉज हो आपको, अगर एक्यूटली सिम्टोमेटिक है तो वी हैव टू चूज फॉर एट्रोपिन। और अगर के पेशेंट वही जैसे आप लोगों ने कहा कि हाँ रीएश्योरेंस करेंगे कि अगर पेशेंट को साइनस ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है ना, तो ईसीजी तो करवाएंगे ना पहले। साइनस ब्रेडिकार्डिया है तो आपको सिर्फ रीएश्योरेंस करनी है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो उस पे सेट होते हैं। पेस मेकर इज यूज्ड फॉर ऑल द पेशेंट विद थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। पेस मेकर लगा देते हैं कि पेशेंट की थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है, कि जिसके अंदर अपनी अपनी कहानियां पेश कर रहे होते हैं, एट्रियो अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, पेंट्रिकल अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो इसलिए उसके अंदर पेस मेकर एडवाइजेबल है। एपिनेफ्रीन तो खैर इज डेंजरस, स्पेशली सिंस इस्कीमिया इज सच अ कॉमन कॉज ऑफ ब्रेडिकार्डिया। Isoproterenol is an old, rarely used, non-specific beta agonist.
that speed up the heart but increases ischemia. साइनस ब्रेडिकार्डिया अगर पेशेंट की ईसीजी पे आ गया है या पेशेंट को है तो आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए. नो ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड इफ द साइनस ब्रेडिकार्डिया इज एसिम्प्टोमेटिक. If symptomatic, use atropine as the best initial therapy and a pacemaker as the most effective therapy. अगर इनिशियल थेरापी की तरफ देखेंगे तो पेशेंट को एट्रोपिन देनी है आपको, लेकिन अगर आपको इफेक्टिव थेरापी है तो वो पेसमेकर वगैरह कार्डियोलॉजिस्ट की डोमेन है. अगेन आई विल से atropine and pacemaker are used for sinus bradycardia only if symptomatic. ठीक है, पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो आपको देना है ट्रीटमेंट, अदरवाइज नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. सिम्टोमेटिक है तो देनी है, लेकिन ईसीजी करनी है. टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ. व्हाट इज द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होती है? इन द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, एवी ब्लॉक में क्या होता है कि पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाता है. सही है ना? जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर ये फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री की मैं तरफ आ जाती हूँ. ये ईसीजी है. पीआर इंटरवल नॉर्मली कितना होता है? पीआर इंटरवल जो होता है वो होता है नॉर्मली 0.1 to 2.2 सेकेंड्स. ठीक है. इसके जो वो होते हैं ना 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं. एक ये बड़ा सा डब्बा है और एक छोटे छोटे से स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स हैं जो कि 0.04 सेकेंड्स के होते हैं. तो पीआर इंटरवल बढ़ जाता है. फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? पीआर इंटरवल बढ़ जाता है. जैसे कि लेफ्ट साइड की ईसीजी में आपको नजर आ रहा होगा ब्लू वाली में, इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो रहा है, पीआर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है. नॉर्मली इसका पीआर इंटरवल होता है 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर. छोटे छोटे वाले स्मॉल स्क्वायर है ना 0.04. तो 0.04 into 3 is 0.12 और 0.04 into 5 is 0.2. तो पॉइंट 12 से 0.20 इसका पीआर इंटरवल होता है. वो बढ़ जाए तो उसको कहते हैं हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक. और फिर सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के दो टाइप्स हैं. सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है इस ईसीजी के अंदर? जैसे टाइप 1 है और टाइप 2 है. सेकंड डिग्री की दो टाइप्स हैं. ठीक है. तो टाइप 1 में मोबिल्स टाइप 1 को हम कहते हैं वेंकी बैक फेनोमेना. उसमें क्या होता है कि पीआर इंटरवल यानी जो हमारा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक चल रहा होता है कि इंटरवल इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. तो क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता इतना इंक्रीज हो जाता है कि पूरी एक बीट मिसिंग हो जाती है. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स वो जो सबसे राइट पे आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट में, उसके अंदर जो पीआर इंटरवल है वो नॉर्मल था. फिर उसके बाद ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर इतना बढ़ गया कि पूरी बीट, यानी ये जो ऐसे नोट से एक बीट निकली थी ना, पी वेव निकली थी, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ने उसको पकड़ा नहीं, तो पूरी बीट मिस हो गई. ठीक है. इसको हम कहेंगे कि ये सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, लेकिन टाइप 1, जिसको वेंकी बैक फेनोमेना कहते हैं. और इसी और वो जो मोबिल्स टाइप 2 है उसमें क्या होता है? मोबिल्स टाइप 2 में वो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की दूसरी टाइप है, वो थोड़ी सी डेंजरस है. उसके अंदर क्या होता है कि पी आर इंटरवल फिक्स हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बीट्स अच्छी खासी मिसिंग हो जाती है. पूरी पूरी बीट्स अच्छी खासी मिसिंग होती हैं. इसमें तो आहिस्ता 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 बढ़ रहा है ना मोबिल्स टाइप 1 में, लेकिन इसमें क्या होता है मोबिल्स टाइप 2 के अंदर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके अंदर ये आपको मिलेगा कि पी आर इंटरवल फिक्स है और मिसिंग बीट्स हैं. इसमें भी मिसिंग बीट्स हैं टाइप 1 में, लेकिन पीआर इंटरवल प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग है. सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि टाइप 1 में वेंकी बैक ब्लॉक कहते हैं इसको, प्रोग्रेसिवली लेंथनिंग पीआर इंटरवल होता है दैट रिजल्ट्स इन द ड्रॉप्ड बीट. मोबिल्स टाइप 1 इज मोस्ट ऑफन अ साइन ऑफ नॉर्मल एजिंग ऑफ द कंडक्शन सिस्टम. कभी कभी ये नॉर्मल एजिंग कंडक्शन सिस्टम की भी इसको रिप्रेजेंट करती है. ये इतना डेंजरस नहीं होता है अगर कोई सिम्टम नहीं है. सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में मोबिल्स टाइप 1 में जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वही पीआर इंटरवल इंक्रीज हो रहे हैं, उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं है. इट कैन बी मैनेज इन द सेम वे एज द साइनस ब्रेडिकार्डिया. डू नॉट ट्रीट इफ द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक. और टाइप 2 में जो मोबिल्स टाइप 2 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की है, इट इज फार मोर पैथोलॉजिकल देन मोबिल्स टाइप 1.
or Mobil's 2 just drop a beat without the progressive lengthening of the PR interval. Mobil's type 2 progresses or deteriorate into third degree or the complete heart block. ट्रीटमेंट इसकी कैसी होगी? मोबिल्स टाइप 2 की, मोबिल्स टाइप 2 जो कि सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, उसके अंदर सेम ट्रीटमेंट लाइक अ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, or anyone with the Mobil's type 2 heart block gets a pacemaker even if they are asymptomatic. क्यों? इसलिए कि उनके अंदर ज्यादा पूरी पूरी बीट्स मिस हो रही है ना। वेंट्रिकल हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, वेंट्रिकल अगर पूरी बीट्स मिस कर देगा तो जाहिर है वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए फिर पेस मेकर ही है, चाहे वो एसिम्टोमेटिक ही क्यों ना हो। अभी एसिम्टोमेटिक है, बाद में कुछ भी हो सकता है। ये वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को हम कहते हैं कि ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। इट अकर्स व्हेन द सिग्नल बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स आर कंप्लीटली ब्लॉक्ड, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द टू। एट्रिया खुद ही अपने अपना राग अलाप रहा है और वेंट्रिकल अपना खुद ही कुछ चल रहा है, कोई सिग्नल्स नहीं जा रहे। None of the signals from the upper chambers make it to the lower chambers. On ECG, there is no relationship between the P waves and the QRS complex, meaning the P waves and the QRS complex are not in a 1:1 ratio. अपने अपने रिदम्स चल रहे होंगे, कोई एसोसिएशन नहीं होगी, कहीं पीआर इंटरवल कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं बीट्स कुछ आ रही होंगी, पी वेव्स कहीं पड़ी में, कोई रेगुलर इंटरवल नहीं होगा। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक ये है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक इज द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ द एवी ब्लॉक्स and persons with the third degree AV block need emergency treatment, including but not limited to pacemaker. इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी होगी और लिमिट और पेस मेकर भी होगी इसकी ट्रीटमेंट के अंदर। दैट इज नॉट अगेन अवर डोमेन, बट वी हैव टू रेफर द पेशेंट एंड कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन ईसीजी। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की ये ईसीजी है जिसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस कहीं पड़े हुए हैं, कहीं पी वेव्स है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है। दैट्स ऑल ऑफ माय प्रेजेंटेशन। मैंने आप लोगों को बहुत टाइम ले लिया रोजे में, और थैंक यू सो मच। रमजान करीम। कोई भी क्वेश्चंस हो तो मोस्ट वेलकम। आई वुड लाइक टू रिप्लाई। मजा आया आपको पढ़ाने में। वैसे मेरी यही अपनी विश है कि ईसीजी आ जानी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं, ईसीजी मशीन रखें या नहीं? लेग रेस किस में करवा रही है डॉक्टर नुसरत? अब डॉक्टर रूही कह रही है एब्सोल्युटली। देखिए, इससे हमारी ईसीजी फाइंडिंग्स बहुत अच्छी होंगी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो है, आप जितना भी ईसीजी पढ़ लो इतना आप नहीं कैच कर पाते। जितनी आप ईसीजीज देखते हो आपके रिदम्स बन जाते हैं। जब मैं काम कर रही थी ईआर में तो ईसीजी टेक्नीशियन जो थी वो बताती थी कि क्या रिदम है। चलो वो तो खैर ना सिर्फ रिदम बल्कि उसको ट्रीटमेंट जमानी याद थी, लेकिन और नर्सेस पहचानती थी। जैसे कि आप रिदम से पहचान जाते हो, आपने पेशेंट की पल्स चेक की है और अगर ईसीजी मशीन भी होगी, फॉर एग्जांपल पेशेंट आ गया आपके पास पैल्पिटेशन के साथ, आपने पल्स चेक किया, आपको इरेगुलर मिली, पेशेंट पैल्पिटेशन के साथ आया, इट कैन बी आप ए फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, या फिर आपको रेगुलर मिली, बहुत फास्ट हो रही है पेशेंट की कंप्लेंट पैल्पिटेशन है, एसवीटी बहुत आराम से आपको मिल सकता है। हार्ट रेट 150 से ऊपर गया और वो एसवीटी में खुद ब खुद चेंज हो जाता है। इवन मैंने जो हायोसिन है, नो स्पा वगैरह के इंजेक्शन हैं, हायोसिन है खास करके, उससे एरिथमियाज डेवलप होते हुए देखें, एसवीटीज डेवलप होते हुए देखें, और जो कि यंग में होते हैं, तो आपको आइडेंटिफिकेशन होगी। और मेरा अपना ख्याल है कि अगर हो, और क्योंकि पेशेंट का इन्फ्लक्स अच्छा खासा है, और अगर हम लोग देखते रहेंगे तो हमारी उसमें रूटीन में प्रैक्टिस में हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से थोड़ी सी इसके ऊपर पढ़ाई के साथ साथ इसमें मेहनत भी करेंगे तो रहेगा। आप लोगों के ओपिनियन का इंतजार रहेगा। और आई विश यू एंड योर फैमिली हैप्पी रमजान। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।